का व्यावसायिक अध्ययन के आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संस्थाओं के वित्त के विभिन्न स्रोत में से सार्वजनिक जमाएं। देखिए कि जैसे कि नाम से पता चलता है, जब पब्लिक जनसमूह यानी कि पब्लिक से प्रत्यक्ष रूप से उनकी जमाओं को एक्सेप्ट किया जाता है इन व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा, इसके लिए कंपनी समाचार पत्र में विज्ञापन देती है तथा जनसमूह यानी कि पब्लिक एक निश्चित फॉर्म के द्वारा कंपनी में धन जमा करता है। फॉर्म मतलब एक प्रारूप होता है, एक फॉर्मेट जिस पे अपनी सूचनाएं दे करके वह कंपनी में धन जमा करते हैं। ये अल्पकालीन यानी कि साल भर से कम की अवधि के लिए हो सकता है। मध्यमकालीन जनरली इसे 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए माना जाता है। तो अल्पकालीन और मध्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पब्लिक डिपॉजिट यानी कि सार्वजनिक जमा एक अच्छा स्रोत है, वित्त का अच्छा स्रोत है। इससे संगठन व जनसमूह दोनों को लाभ मिलता है। इस प्रकार के जमाओं के विरुद्ध कंपनी कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखती, यानी कि अगर आप पब्लिक डिपॉजिट करते हैं तो कंपनी की कोई भी असेट पर आपकी कोई दावेदारी नहीं होगी। कोई संपत्ति आप बेच करके अपने पैसे को वापस वसूल कर सकें, ऐसी सुविधा तो नहीं मिलती। लेकिन फिर भी ये जो पैसा होता है, चूँकि ये कंपनी के नित्य कार्यों में प्रयोग में आता है, मतलब जो उसकी रूटीन वर्क होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल में कार्यशील पूंजी के रूप में इस पैसे का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए कहा भी गया कि कार्यशील पूंजी के लिए ये धन सहायक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये धन वो धन है जो जनता जमा करती है, बदले में उसे इस पर लाभांश या ब्याज मिलता है। लाभांश ना बोल करके बोलेंगे कि ब्याज मिलता है। और ये जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है, ये कार्यशील पूंजी के रूप में नित्य प्रति के कार्य जो होते हैं उनके उपयोग में व्यावसायिक संस्थाएं लेती हैं। लाभ क्या है इसके? सबसे सरल विधि है, कंपनी को जिस प्रकार से अंश पूंजी निर्गमित करने के लिए विभिन्न व्यय करने होते हैं, यहाँ वो व्यय नहीं करने पड़ते सारे। जमा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रतिभूति रखनी नहीं पड़ती। जब आवश्यकता न हो इस पूंजी को कम किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से इस पूंजी में लोचशीलता का गुण है। और चूंकि ऋण अल्पकालीन होते हैं तो विनियोगकर्ता का प्रबंधन में कोई भी दखल नहीं होता, जिससे कंपनी स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य कर पाती है। इसके बावजूद कुछ दोष भी हैं, उन दोषों पे आइए ध्यान देते हैं। सार्वजनिक जमा अंश पूंजी व स्वतंत्र संचयों के 25% से अधिक नहीं हो सकती, यानी कि आपको जो कुल वित्त चाहिए उसका 25% से ज़्यादा पब्लिक डिपॉजिट ले ही नहीं सकते। दूसरी बात, सार्वजनिक जमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अधिनियमित होती है, यानी कि रेगुलेटेड होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकायदा इन पब्लिक डिपॉजिट्स पे अपनी निगाह रखती है और आपको अपनी पूरी जानकारी समय समय पर आरबीआई को भेजनी होती है। तीसरा पॉइंट, सार्वजनिक जमाओं से सीमित कोष ही एकत्रित किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर पहले पढ़ाई की है 25% से अधिक नहीं हो सकता जमा अंश पूंजी और स्वतंत्र संचय के। तो इससे आप जो इकट्ठा कर पाएंगे वो सीमित कोष ही होंगे। दीर्घकालीन कोष की आवश्यकता के लिए ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं, क्योंकि ये केवल अल्पकालीन शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नई कंपनियों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जनसमूह केवल उन्हीं कंपनी में पैसा जमा कर सकता है जो सुप्रसिद्ध हैं, पहले से ही जिनकी गुडविल है। अदरवाइज़ पब्लिक क्यों किसी नई कंपनी में पैसा जमा करने जा रही है ना। तो ये तो आपने पढ़ा पब्लिक डिपॉजिट। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वित्त के विभिन्न स्रोतों में से, वो है व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट। तो आइए चलिए इसे जानते हैं। देखिए क्या होता है कि व्यावसायिक साख से तात्पर्य है पूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर द्वारा निर्माणकर्ताओं यानी कि प्रोड्यूसर्स या जो व्यापारी हैं उनको कच्चे माल, तैयार माल आदि के लिए उधार देना। ठीक, यह प्रायः व्यापारियों को 30 से 90 दिनों के लिए देते हैं उधार। आप इसे यूँ कह सकते हैं 1 से 3 महीने के लिए उधार दिया जाता है। बिना भुगतान किए ही व्यापारियों को कुछ दिनों के लिए माल उधार मिल जाता है इसके अंतर्गत, और बस यही व्यापारिक साख है। यह वित्त का एक विख्यात स्रोत है, परंतु पूर्तिकर्ता फर्म के आकार, प्रकृति व साख को देखकर ही उधार देते हैं। लाभ क्या है इसके जो प्रमुख लाभ हैं उनमें पूर्तिकर्ता के द्वारा व्यापारी की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है। वे बाजार की दशाओं का ज्ञान रखते हैं तथा उधार देने से पहले व्यापारी की पूरी जांच परख कर लेते हैं कि भाई ये आदमी ईमानदार है कि नहीं, इसके पास ईमानदारी के अलावा क्या पर्याप्त साधन है कि ये पैसा लौटा सकेगा। अगर पैसे के साधन नहीं तो ईमानदारी से नहीं लौटा पाएगा।
वो व्यक्ति दिवालिया हो सकता है और उसमें आपका पैसा डूब सकता है, ईमानदार होने के बावजूद। दूसरी बात है, व्यापारिक साख सरलता से प्राप्त होने के कारण पूंजी उपलब्धता सरल होती है, औपचारिकताएं भी यहाँ कम से कम करनी पड़ती हैं। इस प्रकार से पूंजी में लोचशीलता यानी कि आवश्यकता अनुसार घटाना और बढ़ाना ये इसमें बना रहता है। अल्प अवधि के लिए ऋण लेने का ये उचित स्रोत माना जाता है। दोष ये है कि पूर्तिकर्ता का व्यापार पर धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है। जो व्यक्ति आपको उधार देता है वो कुछ बातें भी आपसे ऐसी कहता है जो आपके निर्णय से संबंधित हो सकती हैं और कभी कभी उस दबाव में आपको उसे मानना पड़ता है। दूसरा, प्रतिज्ञा पत्र के द्वारा ही प्रायः उधार दिया जाता है। प्रतिज्ञा पत्र का मतलब प्रोमिसरी नोट होता है। अगर आप किसी से उधार मान लेते हैं तो वह आपको उतने समय अवधि के लिए एक बिल आपके ऊपर लिखता है, जिस बिल को आप एक निश्चित समय के बाद भुगतान करने का आप वादा करते हैं। यही प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिसरी नोट कहलाता है। आपने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में। खैर, कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूर्तिकर्ता यहाँ पर स्वतंत्र होते हैं। अगर आप पैसा वापस नहीं करते हो तो वो आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। तो ये आपने पढ़ा अभी व्यापारिक साख। इसके बाद हम और एक स्रोत की तरफ चलते हैं जिसे हम बोलते हैं अवितरित लाभ, रिटेन्ड अर्निंग्स। ऐसे समस्त लाभ जो लाभांश व करों के भुगतान के बाद बच जाता है, यानी कि लाभ का वो हिस्सा जिसमें से आपने लाभांश दे दिया, टैक्स का भुगतान कर दिया, फिर भी बचा रह गया, उसे अवितरित आय या अवितरित लाभ भी कहा जा सकता है। हिंदी में इसके लिए सही शब्द अवितरित आय ही है, क्योंकि आपने लाभ को जब कमाया तो वही तो आपकी आय होती है। तो लाभ का वह हिस्सा जो बांटा नहीं गया वो अवितरित आय हो गया। ठीक है। कंपनी या व्यवसाय से बाह्य स्रोतों से कोषों का विनियोग किया जाए, मतलब कंपनी या व्यवसाय से बाहर अगर आप कहीं और किसी कोष में अगर आप विनियोग करें तो कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे कंपनी लाभ का एक भाग संचय करके रख लेती है, अगर वो उसे कहीं और विनियोग कर दे तो उसे तुरंत ज़रूरत पड़ने पर बहुत बार मिलना कठिन होता है। तो आप इसे अपने ही फर्म में एक अलग जगह पे उसे संचित करके रख लेते हो, एक भाग को, इन रिटेन्ड अर्निंग का। इसी कोष को आप व्यापारिक विस्तार के लिए बाद में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की पूंजी पर ना तो आपको ब्याज देना पड़ता है और ना ही कभी किसी को वापस ही करना पड़ता है। लाभ इसके क्या क्या हैं आइए जानते हैं। पहला लाभ है, संचय के कारण कंपनी की स्थिति सुदृढ़ दिखती है। यह पूंजी संस्था के प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायता करती है। उपक्रम की बाजार में ख्याति बढ़ जाती है। यह राष्ट्र के पूंजी निर्माण में या अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में सहायक होती है। यह अल्प या मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण के लिए वित्त का उचित स्रोत है, क्योंकि इसको कभी भी वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दीर्घकाल तक उपयोग में आ सकती है। अतिरिक्त आय का पूंजी को कोई भी रूप दिया जा सकता है। कंपनी संतुलित लाभांश नीति बना सकती है, यानी कि वो जितना लाभ आपने कमाया सारा का सारा लाभ ना बांट करके एक संतुलित दर से लाभांश देती है, जिसको हम लगातार कंटिन्यू कर सकें। समाज में आर्थिक संपन्नता लाने में भी अवितरित लाभ काफ़ी सहयोग करते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे सहयोग करते हैं। देखिए, जब आप रिटेन्ड अर्निंग अपनी कंपनी में रखते हैं तो आपको एज अ कंपनी किसी को ब्याज नहीं देना पड़ता, वो धन आपको किसी को लौटाना भी नहीं है। तो अगर लागत कमाई इस तरह से प्राप्त पूंजी की तो कहीं ना कहीं आपकी संस्था अधिक लाभ कमाएगी। अधिक लाभ कमाने पर आप अपने कर्मचारियों को बेहतर सैलरी दे सकेंगे, उन्हें अच्छे इंसेंटिव्स दे सकेंगे और आप अपनी कंपनी को भी एक्सटेंड कर सकेंगे, उसमें भी एक्सपेंशन कर सकेंगे, यानी कि नई ब्रांचेस, नई फैक्ट्रीज़ लगा सकेंगे। जब नई फैक्ट्रीज़ लगेंगी तो देश की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी और इस तरह से समाज में आर्थिक संपन्नता आना स्वाभाविक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। दोष भी जान लेते हैं थोड़े से, क्या दोष हैं। देखिए, दोषों में सबसे पहला जो दोष है वह है इस प्रकार की जो पूंजी है इसका प्रयोग कभी कभी संस्थाओं में अति पूंजीकरण को बढ़ावा देता है। ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाए अगर, देखिए ओवर किसी भी चीज़ का अगर अति हो जाती है तो वो नुकसान करती है। ठीक है, आप बेहतरीन से बेहतरीन दवा ले आएँ और उसकी डोज बढ़ा लें तो क्या होगा, व्यक्ति के जीवन में खतरा आ जाएगा। यही कंपनी के साथ भी है। अगर पूंजीकरण ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बहुत बार फिजूल खर्चियाँ बढ़ जाती हैं, बहुत बार लागत बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी तो होती है ना, पूंजी की लागत, वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं
उससे नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा है अवितरित आय के गलत प्रयोग व नियंत्रण में कमी का जोखिम बना रहता है, क्योंकि अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो आपके मैनेजर्स और स्वयं आप भी उस पैसे का सदुपयोग ही करेंगे। इसकी संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा, प्रभुता पाहि काहि मद नहीं। अगर कोई व्यक्ति, कोई मैनेजर ये देखता है कि उसके पास उस कंपनी के पास पूंजी पर्याप्त मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो ज़्यादा जोखिम लेकर के कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट स्वीकार कर लेता है जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और कभी कभी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट, यदि आय का वितरण नहीं किया जाता है और आय कमाई ज़्यादा जा रही है और आय बांटी नहीं जा रही है अंशधारियों में, तो अंशधारी भी असंतुष्ट हो सकते हैं, यानी कि उनमें असंतोष उत्पन्न हो सकता है। यह स्रोत मात्र एक कंपनी के लिए लाभकारी होता है, परंतु यदि आय को वितरित कर दिया जाता है तो यह राष्ट्र के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा पहुंचता है तो वो दुकानों पे जाते हैं, जिससे डिमांड क्रिएट होती है, और तभी जा करके, जब डिमांड नहीं होगी तो कोई भी व्यापारी उत्पादन नहीं करना चाहता। जब डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं देश में उत्पादन बढ़ता है और इससे अर्थव्यवस्था में उन्नति आती है। चलिए खैर, ये पॉइंट हो गया। अब हम एक और जानते हैं वित्त का स्रोत, वो है निक्षेपागार रसीद, डिपॉजिटरी रिसीप्ट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तभी ये बात समझ में आएगी, थोड़ा सा तकनीकी विषय है। देखिए, एक भारतीय कंपनी भारत में अंश पूंजी अपने देश व बाहर के विनियोजकों से प्राप्त कर सकती है, यानी कि अपने देश के लोग भी यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं और विदेश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसा लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से इसे जान सकते हैं कि भारत की एक कंपनी जो पहले से भी सार्वजनिक निर्गमन कर चुकी हो, यानी कि जनता से शेयर मांग चुकी हो, अब विदेशों से भी अगर कोष की प्राप्ति करना चाहती है तो वह अपने देश के संरक्षक बैंक, एक जिसे डोमेस्टिक कस्टोडियन बोलते हैं, वो आपके यहाँ आरबीआई हो सकता है या उसके द्वारा अधिकृत कोई बैंक हो सकता है। ठीक है, तो अपने देश के संरक्षक बैंक यानी डोमेस्टिक कस्टोडियन को अपने अंश दे देगा और वह बैंक विदेश के बैंक से संपर्क करेगा, यानी कि आपने अपने जिस संरक्षक बैंक को अपने अंश दे दिए, अब वह बैंक विदेश के किसी बैंक से संपर्क करेगा और दूसरे देश के विनियोग उससे मांगेगा। वह विदेशी बैंक, जिसे ओवरसीज़ बैंक कहा जाएगा, अपने विनियोजक को संपर्क करेगा और वह भारत की कंपनी के बारे में बताएगा। यदि वह विदेशी विनियोजक विनियोग करने के लिए तैयार हो जाए तो वह बैंक को हाँ कह देगा। अच्छा, विदेशी बैंक जो होगा वो भारतीय बैंक से अंश ले करके विदेशी विनियोजक को दे देगा और इस प्रकार के इन अंशों को निक्षेपागार रसीद कहा जाता है, क्योंकि इसकी एक निक्षेप माने होता है इन्वेस्टमेंट करना, निक्षेप माने इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग ही होता है, और निक्षेपागार बोला जाता है इसे। निक्षेपागार रसीद का मतलब है कि विनियोग की रसीद आपको मिलती है, किसको? उस विदेशी विनियोजक को मिलती है। तो जिसे भारत में होने पर, आप अगर ये भारत में होता है तो इसे अंश कहा जाता है, लेकिन जब भारतीय कंपनी के अंश कोई दूसरा विदेशी विनियोजक खरीदता है तो उसको डिपॉजिटरी रिसीप्ट कहा जाता है। ठीक, यदि कोई अमेरिकी विनियोजक को ये अंश भेजे जाते हैं तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, इसे ADP कहा जाएगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। यदि अमेरिका के अलावा किसी और यूरोपीय देश को इसे दिया जाए तो अमेरिका के अलावा अगर अन्य कहीं किसी देश में जाता है तो इसे GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट कहा जाता है। तो ये बात मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन है, अगर आप एक बार फिर से सुन लेंगे इसको थोड़ा सा पीछे जा कर के तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, या एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा और, यदि अमेरिका या अन्य कहीं के अलावा इसके विपरीत यदि कोई अन्य देश भारत से अंश पूंजी विनियोजित करवा ले, यानी कि जैसे आपने अमेरिका में अपने अंश बेचे या किसी दूसरे देश में बेचे, अमेरिका में बेचने पे इसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट कहा गया, अगर कहीं दूसरे देश में बेचा गया भारत के अलावा यूरोप के किसी भी देश में तो उसे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट कहा गया। तो सपोज अगर भारत का कोई विनियोजक कहीं और ख़रीदता है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, IDR। ठीक है, अभी तक एक ही कंपनी ने IDR लिए हैं और वह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड कंपनी। ठीक, तो फिलहाल आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा प्रक्रिया बताई गई है कि भारतीय कंपनी है जो लिस्टेड है किसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो विदेशी कोष की प्राप्ति का प्रस्ताव करेगी। ठीक है, विदेशी विनियोजक जो होगा
ये पैसा इसके पास कहाँ आ जाएगा, जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है उसके पास इसके अंश आ जाएंगे। ये सूचना देगा, ठीक है, सूचना देगा। अल्टीमेटली अंश यहाँ पर आएंगे, विदेशी निक्षेपागार बैंक यहाँ पे है, ठीक है, वह विदेशी विनियोजक को सूचना देगा और विदेशी कोष जो है वो कहाँ पहुँचेगा, वो विदेशी विनियोजक के पास है। ये यहाँ से इसके पास डायरेक्टली नहीं पहुँच सकता, ये इस माध्यम से सूचना होगा। देखिए विदेशी कोष जो है ये इनके पास है, विदेशी विनियोजकों के पास। ये भारतीय कंपनी जो है डायरेक्टली इनसे पैसा नहीं ले सकती। आपको अगर भारतीय कंपनी के तौर पे इनसे पैसा लेना है, आप ये हैं और आपको इनसे पैसा लेना है, तो आपको पहले अपने अंश जमा करने होंगे घरेलू संरक्षक के पास। ये सूचना देगा किसे, अपने विदेशी निक्षेपागार बैंक को। इनका बैंक जो विदेशी विनियोजक का, ये इन्हें सूचना देगा। अगर ये यस करेंगे तो ये इनसे पैसा ले करके ये अंश इनके पास पहुंचा देगा। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। अब आप देखिए कुछ कैटेगरी हैं जो मैंने आपको अभी बता दिए थे। इसमें सबसे पहले GDR है, फिर ADR है और फिर IDR है। आइए बताते हैं। मैंने अभी बता दिया था लेकिन फिर भी संक्षेप में बता देते हैं। वैश्विक निक्षेपागार जमाकर्ता रसीद, यानी कि यह वह पूंजी है जो भारत से बाहर निवेश के लिए विदेशी जमाकर्ता बैंकों से भारतीय कंपनी को प्राप्त होती है। विदेशी स्कंध विपणि में, विपणि यानी कि स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट में भारतीय अंश GDR के नाम से सूचीबद्ध होते हैं। इन्हें कभी भी भारतीय कंपनी के अंशों में परिवर्तित कराया जा सकता है। अनिवासी निवेश को भी निर्गमित किया जाता है, इसके धारक को मताधिकार प्राप्त नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे विदेश में रहने वाला कोई भारतीय है तो उसे अनिवासी नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है, वह भी इसे खरीद सकते हैं। बट ये GDR खरीदने वाले लोग, चाहे वो अनिवासी हों चाहे वो विदेशी हों, उनको मताधिकार नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। लाभ क्या है, विदेशी कंपनी का विनियोग होने के कारण कंपनी की ख्याति में वृद्धि होती है। इसका निर्गमन घरेलू बाजार की तुलना अधिक तरलता दे देता है। कंपनी की साख अधिक हो जाती है, इससे अंशधारियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है और मात्र सुपुर्दगी से इसका हस्तांतरण हो जाता है। जैसे विदेश में मिस्टर X और मिस्टर Y हैं, तो मिस्टर X और मिस्टर Y अगर केवल अपने GDR इन्हें हैंडओवर कर दें तो भी इसका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई या कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर बात करते हैं अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती हैं ये केवल अमेरिका के निवासियों के लिए भारतीय कंपनी के जो शेयर्स हैं वो उपलब्ध होते हैं। इनको अमेरिकी स्कंद बाजार में सूचीबद्ध किया जाता है। इसके धारकों को भी मताधिकार नहीं मिलता। यह भी अनिवासियों को निर्गमित किए जा सकते हैं। इनको निर्गमित करने पर डॉलर की प्राप्ति होती है और इसके निर्गमन से कंपनी की साख में वृद्धि होती है और अंशधारियों की संख्या बढ़ती है। ये GDR की तुलना में अधिक कठोर नियमों का पालन करते हैं और ADR के रखरखाव की लागत GDR से अधिक भी होती है। ये इसका दोष है। बात करते हैं IDR की, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी में विनियोग करना चाहती है तो वहाँ के अंश भारत में IDR कहलाएंगे। भारत में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अपनी पहली वैश्विक कंपनी थी। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश का अवसर प्राप्त होता है। यह विदेशी कंपनी जारी करती है। जो भी कंपनी भारत में निवेश को इच्छुक हो उनका चुकता पूंजी और स्वतंत्र संचय कम से कम, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल और उनका जो रिजर्व्स होते हैं वो कम से कम $100 मिलियन होना चाहिए, तभी वो IDR जारी कर सकती है। लाभ ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत में औद्योगिकरण का विकास होता है, समृद्धि और विकसित जीवन शैली आती है। दोष ये है कि घरेलू उद्योगों की वृद्धि पर कहीं ना कहीं खतरा होता है और प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होती है। आइए अब हम चलते हैं आगे, अंतर निगमी जमाएँ, इस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, एक कंपनी जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई हो, यदि दूसरी कंपनी से उधार लेती है तो इसे अंतर निगमी जमाएँ कहा जाएगा। यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से उधार ले लिया, ये क्या है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कंपनियों के बीच में पैसे का लेन देन हो जाए और एक कंपनी की वित्तीय आवश्यकता दूसरी कंपनी पूरी कर दे। एक कंपनी के पास जब अवितरित आय अधिक होती है तो वह किसी अन्य कंपनी को भी उधार देने की स्थिति में होती है, लेकिन यह अल्पकाल के लिए होता है। इस प्रकार के उधार का समय 7 दिन से
1 वर्ष तक हो सकता है। इस प्रकार के उधार की दर बैंक दर से भी अधिक होती है। इस उधार की राशि के लिए कोई भी वस्तु निक्षेप नहीं रखनी होती, यानी कि कोई भी आपको सिक्योरिटी नहीं देनी है। उधार की ब्याज दर उधार की अवधि पर निर्भर करती है। उधार लेने वाली कंपनी की साख के आधार पर ही उधार भी दिया जाता है। इस प्रकार का उधार यदि 1 दिन के नोटिस पर वापस मांगा ये इस प्रकार का उधार 1 दिन के नोटिस पर वापस मांगा जा सकता है, तो वह मांग जमा यानी कि कॉल डिपॉजिट कहलाती है। अगर ऐसा कोई धन है जिसमें आपने कहा कि भाई आप ले जाइए और आप 7 से 1 साल तक रख सकते हैं, 7 दिन से 1 साल तक, लेकिन जब हमें आवश्यकता होगी तो हम आपको 1 दिन पहले बता देंगे, आप हमें वापस कर देंगे, तो इसको मांग जमा यानी कि कॉल डिपॉजिट कहा जाएगा। इस प्रकार के उधार की ब्याज पर लगभग 10% प्रतिवर्ष आपको ब्याज देना पड़ सकता है। इससे अधिक की अवधि का उधार 3 माह का हो सकता है, जिसकी ब्याज दर 12% हो सकती है। 6 माह के उधार के लिए 15% तक की यहाँ पर ब्याज दर हो सकती है। लाभ यह है कि इसमें कोई बंधक के तौर पे कोई संपत्ति नहीं रखनी पड़ती है और एक कंपनी दूसरी कंपनी की सहायता के लिए उधार देती है, जिससे आपसी संबंध भी अच्छे होते हैं और इससे जो है उनको वित्तीय आवश्यकता थी, ये जनता के सामने भी नहीं आता कि उन्होंने लोन लिया है। कार्यशील पूंजी के लिए उचित स्रोत है। दोष यह है कि कम अवधि के लिए उधार मिलता है, दीर्घकालीन के लिए बिल्कुल भी अनुपयुक्त है ये स्रोत। और इस प्रकार के वित्त में उधार देने वाली कंपनी अधिक जोखिम का वहन करती है। इस प्रकार के वित्त की ब्याज की दर भी अधिक होती है, तो कहीं ना कहीं उधार लेने वाली कंपनी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो फिलहाल अभी तक आपने जो जाना वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अवधि के आधार पे दीर्घकालीन, मध्यमकालीन और अल्पकालीन स्रोत होते हैं। स्वामित्व के आधार पे स्वामी के कोष होते हैं, जिसमें समतांश, पूर्वाधिकारांश और अवितरित आय होती है। निक्षेपागार रसीद में वैश्विक निक्षेपागार रसीद यानी GDR, अमेरिकन निक्षेपागार रसीद यानी कि ADR और भारतीय निक्षेपगार रसीद यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट यानी कि IDR। उधार के आधार पर अगर हम बात करें तो ऋण पत्र हैं, वित्तीय संस्थाओं के ऋण हैं, वाणिज्यिक बैंक से ऋण हैं, सार्वजनिक जमाएं हैं, व्यापारिक साख पत्र हैं, विशिष्ट वित्तीय संस्थान हैं और अंतर निगमीय जमाएं हैं। फाइनली इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि व्यावसायिक वित्त के उपयुक्त साधन का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना होगा कि ये समझना होगा कि आपकी आवश्यकता कितने कोष की है, ये अल्पकाल के लिए है या दीर्घकाल के लिए है, किस तरह की आपकी आवश्यकताएं हैं, उन पर ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट है कि वित्त प्राप्त की लागत, यानी कि जो आप उधार लेने जा रहे हैं उसमें ब्याज की दर क्या है, आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। दूसरा, फर्म की वित्तीय क्षमता कैसी है, यानी कि वह फर्म जिस तरह का ऋण लेने जा रही है उस पर जो वित्तीय लागत आएगी ऋण के रूप में, ब्याज के रूप में या लाभांश के रूप में, क्या वह कंपनी उस लागत को चुकाने की स्थिति में हो सकेगी। तीसरी बात है कि व्यवसाय कार्य की प्रकृति, यानी कि जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, वह कंपनी किस प्रकृति में आती है। जैसे वह स्वामित्व व्यवसाय में साझेदारी, सरकारी सहमति, कहाँ से वो, जैसे एकल व्यवसाय है तो वह साझेदारी व सहकारी समिति द्वारा पूंजी का इकट्ठा नहीं कर पाएगी, तो इसे व्यापारिक साखपत्र या बैंक या वित्तीय संस्थानों से उधार लेना पड़ेगा। तो आपके कार्य की प्रकृति क्या है, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपके पास वित्तीय स्रोतों में से कौन कौन से विकल्प उपस्थित हैं। इसमें आपके पास वित्तीय संस्थान हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं, साखपत्र हो सकते हैं, ठीक है। ये अंश पत्र या ऋण पत्र भी निर्गमित नहीं कर पाएगी, ठीक है। कंपनी अगर है तो आवश्यकता होने पर अंश या ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है, व्यापारिक साख भी उधार ले सकती है, ठीक है। समय अवधि, टाइम पीरियड, प्रत्येक प्रकार का वित्तीय स्रोत प्रत्येक प्रकार की आवश्यकता में प्रयोग में नहीं आ सकता। जैसे अल्प अवधि के लिए अल्प पूंजी निर्गमित नहीं की जा सकती, अल्प अवधि के लिए अंश पूंजी आप निर्गमित नहीं करेंगे, वो आपकी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सही साधन हो सकता है। लेकिन अल्प अवधि के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अल्प अवधि के लिए जो ट्रेड क्रेडिट है वो लेनी होगी, है ना। तो जोखिम की मात्रा भी देखनी होगी, फर्म की जोखिम वहन करने की मात्रा की क्षमता उधार लेने की मात्रा को निश्चित करेगी। समता पूंजी व अवितरित आय में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता, जबकि उधार लेने के लिए प्रतिभूतियों को भी गिरवी रखना पड़ता है। अब उधार लेने के लिए अगर प्रतिभूतियों को गिरवी रखना है तो आपके पास प्रतिभूतियाँ हैं क्या, है ना।
ये भी देखना होगा। नियंत्रण अंश पूंजी प्राप्त करने वालों में समता अंशधारी कंपनी के स्वामी माने जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो प्रबंधन में भी दखल देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि नियंत्रण आप ही का बना रहे, अगर तो आप ऋण लेंगे, ऋण पत्र वगैरह निर्गमित करेंगे, अदरवाइज़ आप अंश भी इशू कर सकते हैं। लोचशीलता, कंपनी की लोचशीलता जो होती है उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्रोत का यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे समझने की ज़रूरत है। कंपनी की लोचशीलता कोष की उत्पत्ति को निश्चित करती है। अल्पकालीन ऋण कंपनी की लोचशीलता को बनाए रखते हैं, क्योंकि यह ऋण कभी भी सरलता के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं और इनका भुगतान भी किया जा सकता है, लेकिन दीर्घकालीन ऋणों के साथ ऐसा संभव नहीं है। तो अगर आपको लोचशीलता चाहिए तो आप अल्पकालिक ऋण लेंगे। संपत्तियों का दावा, क्लेम ओवर द असेट, संपत्तियों पर किसी अन्य कंपनी का दावा कंपनी की साख को कम करने की स्थिति में आती है, की स्थिति बनाता है। जैसे ऋण लेने पर संपत्ति को आपने बंधक रखा है, परंतु यदि स्वयं की आय और अंश निर्गमन से धन लिया जाए तो कंपनी की साख में बढ़ोतरी होती है। अगर आप अपनी संपत्ति को गिरवी रख करके या बंधक बना करके ऋण लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी की साख पे फ़र्क पड़ता है। और कर लाभ, आप जब कहीं से धन की प्राप्ति करते हैं तो उसमें ये भी देख लें कि आपको क्या कर की कोई लाभ की संभावना है। तो इसे समझने की ज़रूरत है कि करों में छूट जो है वो उधार राशि पर कभी कभी मिलती है, जबकि समतांशधारियों को चुकाए गए लाभांश को कुल आय में से कर के छूट के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो अगर आप कर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डिबेंचर्स इशू करने होंगे शेयर्स की जगह पे। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर था, आपने इसे पढ़ा, इसे एक बार फिर से रिवीजन करें। अभ्यास प्रश्नों पर जाने से पहले एक बार पूरी रीडिंग कर लें, फिर अभ्यास प्रश्नों पर आएँ और जो वैकल्पिक प्रश्न हैं इनको बगैर उत्तर देखे पेंसिल से सही विकल्प टिक करें। जहाँ पे जितने भी विकल्प दिए गए हैं साथ में से ये देखें कि कौन से प्रश्न आपके गलत हुए हैं, और इसमें गेस वर्क मत कीजिएगा। जो आपको आते हों उन्हें ही ऑप्ट कीजिए। जो आपने गलत कर दिए हैं या जो आपने नहीं किए हैं उनको आपको अपने नोट्स में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि उनमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है, उन्हें अगर आप लिख लेंगे तो आपको वो याद हो जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि वंस यू राइट यू लर्न ट्वाइस, एक बार आप लिखते हैं आपको 2 बार याद होता है, तो लिखिए ज़रूर। उसके बाद में है ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर कितना सटीक और कितना सीधे सीधे दिए गए होते हैं आप यहाँ से पढ़ें और आपको सीधे सीधे लैंग्वेज आ जाएगी कि कैसे वन लाइनर यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर हम देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं वो आपको पीछे से अध्याय से टेक्स्ट में से पढ़ने होंगे। जैसे व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं, प्रारंभ का पेज पढ़ लीजिए, आपको ये उसका उत्तर मिल जाएगा। और कोशिश करें कि आप इन्हें लिखें अगर आप लिखने का मौका निकाल पा रहे हैं, अदरवाइज़ इन प्रश्नों के उत्तर आप पीछे से जाके पढ़ें और उन्हें वहाँ से लर्न कर लें। कुछ केस स्टडीज़ हैं, ये ज़रूर पढ़ें, ये पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आता है। जैसे कि स्पेक्ट्रम एसोसिएट एक छोटे बजट की कंपनी है, उसे बहुत बड़ा आदेश मिला है जिसके लिए उसको पूंजी की आवश्यकता है मगर अल्पकाल के लिए, तो उसे सुझाव दीजिए कि वो कहाँ से उधार ले। तो इसके लिए व्यावसायिक साख यानी कि जो सप्लायर हैं उनसे आप उधार में कच्चा माल ले लीजिए। अगर कुछ और भी पैसा आपको चाहिए तो बैंक से आप ले सकते हैं, जिसे आप कम समय में वापस भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये कुछ केस स्टडीज़ दिए गए हैं, आपको इन केस स्टडीज़ का अध्ययन करना है। और अगर उसमें कहीं पे कोई भी उत्तर से आप संतुष्ट ना लगें, आप संतुष्ट ना हो पाएँ, तो आपको ज़रूर पूछना है मुझसे। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से यहाँ दिए गए हैं, इनके साथ भी वही करना है जो मैंने आपको अभी कहा था। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी अच्छे से पढ़ना है, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको चैप्टर से प्राप्त करने हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों मेहनत कीजिए, जैसे जैसे बताया जा रहा है अगर आप ऐसे ऐसे चल लेंगे बगैर दिमाग लगाए, जैसे मैं कह रहा हूँ, दिमाग इसमें ना लगाएं कि ये करना है या नहीं करना है, ये करना ही है। पढ़ने में दिमाग लगाइए, निर्णय ये मत लीजिए कि हमें ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या ऐसे पढ़ना है या वैसे पढ़ना है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर आप इतना कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। हाँ, अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तब आपके लिए करना अनिवार्य है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका तरीका आपको आगे तक ले जा रहा है तो बिल्कुल आप अपने रास्ते पे सही हैं, फिर आप वो सही फॉलो करें। ठीक है, आपने सभी ने वीडियो आखिर तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि निरंतर सीखते रहना ही जीवन है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, मान लीजिए कि वह मृत्यु का इंतज़ार कर रहा होता है। जीवन सीखना है, निरंतर सीखते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।